आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं हिस्ट्री के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक अपलोड कर दूँगी उन 3 वीडियोस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त क्या है, सरकार, ज़मींदार और किसानों पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। या एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों की विशेषताओं एवं प्रभावों को संक्षिप्त में लिखिए। या इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। एक ही आंसर है इन तीनों क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर है कि कॉर्नवालिस की नियुक्ति के समय उसे आदेश मिले थे कि वह भारत में भूमि पर व्यवस्था का ऐसा हल निकाले जिससे कंपनी तथा कृषक दोनों के हितों की रक्षा हो सके। उसने प्रथम कार्य ये किया कि बंगाल में प्रचलित भूमि कर, किराया और पट्टों का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। बहुत देर तक वाद विवाद हुए जिसमें राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर, अभिलेख पाल, जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल ने प्रमुख रूप से भाग लिया। प्रमुख प्रश्न 3 थे। जमींदार अथवा कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए, शासन का भूमि की उपज में क्या भाग होना चाहिए, क्या व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए हो या अथवा अस्थाई। ये 3 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। आगे लिखा है जमींदार को कर संग्रहकर्ता अथवा भूमि का स्वामी माना जाए। ये क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जॉन तथा जेम्स ग्रांट के विचार विपरीत थे इस टॉपिक पर कि जमींदार को कर संग्रहकर्ता अथवा भूमि का स्वामी माना जाए। इन दोनों में से क्या करा जाए इसमें। तो शोर उसे भूमि का स्वामी स्वीकार करता था तथा उसे निश्चित रूप कर ही देना है। अतएव वह सारी भूमि को अपने बच्चों को बपोती के रूप में दे सकता है, उसे गिरवी रख सकता है अथवा बेच सकता है। शोर के अनुसार यह स्थिति उत्तर मुगल काल से चली आ रही है। ग्रांट के अनुसार समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार केवल उसकी ओर से भूमि कर संग्रह करता है। सरकार जब चाहे उसे हटा सकती है। कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड का एक जमींदार था तथा वह शोर के विचार से सहमत था। दूसरी ओर कंपनी के उत्तराधिकारियों के पास इतनी क्षमता तथा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं था कि वह कृषकों के साथ सीधे भूमि कर व्यवस्था कर सके। अतएव कॉर्नवालिस ने जमींदारों से ही व्यवस्था करने की सोची। भूमि कर कितना हो अथवा व्यवस्था का आधार क्या हो। ग्रांट का विचार मुगल काल की अधिकतम सीमा अर्थात जितना कर 1765 में लिया जाता था वह ही निश्चित किया जाए। दूसरी ओर शोर का विचार था कि मुगल काल में निर्धारित कर से संग्रह किया हुआ वास्तविक कर प्राय बहुत कम होता था। सोच विचार के पश्चात 1790 से 91 में जो कर संग्रह किया गया था अर्थात 2 करोड़ 68 लाख रुपए को ही आधार स्वीकार कर लिया गया। समय के विषय में शोर तथा कॉर्नवालिस के विभिन्न विचार भिन्न थे। शोर के अनुसार भू संपत्तियों का सर्वेक्षण तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ था, अतः वह अवस्था 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए। कॉर्नवालिस का विचार था कि यह व्यवस्था स्थायी तथा शाश्वत होनी चाहिए। उनके अनुसार 10 वर्ष का समय इतना थोड़ा है कि कोई भी जमींदार भूमि में स्थायी सुधार करने का प्रयत्न नहीं करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉर्नवालिस के प्रस्ताव से सहमत हो गए। व्यवस्था जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 में उनसे 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। व्यवस्था थी ये 10 वर्ष की व्यवस्था की गई थी जमींदारों को जब भूमि का स्वामी माना गया था। यह व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई तथा जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 8 से 9 में से 8 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। व्यवस्था पर विचार भी हुए थे बहुत सारे, जिसको
हम पढ़ते हैं। समकालीन विचारों के अनुसार इस स्थायी व्यवस्था से बहुत से लाभ थे। वित्तीय रूप से इनका प्रमुख लाभ यह था कि वर्षा कम हो अथवा अधिक राज्य की आय निश्चित हो गई। दूसरे से सरकार को समय समय पर नई व्यवस्था तथा कर निर्धारण नहीं होना होगा। आर्थिक रूप से यह कहा गया कि इससे कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, अधिकाधिक भूमि जोती जाएगी तथा जमींदार लोग कृषि के नए नए ढंग, उर्वरक का प्रयोग तथा फसलों का बदलना इत्यादि अपनाएंगे। इस प्रकार यह स्थायी व्यवस्था भूमि के अधिकत प्रयोग का अवसर प्रदान करेगी, जिससे कृषक संतुष्ट तथा समृद्ध बन जाएंगे। राजनीतिक रूप से कॉर्नवालिस को आशा थी कि स्थायी व्यवस्था एक ऐसे राजभक्त जमींदारों की श्रेणी उत्पन्न कर देगी जो कंपनी की हर प्रकार से रक्षा करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि कंपनी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित किया है। जैसे 1764 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गठन के पश्चात एक प्रभावशाली वर्ग ने विलियम तृतीय को समर्थन दिया, उसी प्रकार कंपनी को भी इन प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन मिला तथा 1857 के विद्रोह में बंगाल के जमींदार सरकार के साथ रहे। सीटन कार के अनुसार इस व्यवस्था के राजनीतिक लाभों ने इसकी आर्थिक हानियों का संतुलन कर दिया। सामाजिक रूप में यह आशा की गई कि जमींदार कृषकों के प्राकृतिक नेताओं के कार्य करेंगे तथा जमींदार विद्या के प्रसार तथा अन्य समाज सेवा कार्यों में मार्गदर्शन करेंगे। अंत में यह भी कह सकते हैं कि कंपनी के योग्य अधिकारियों की बड़ी संख्या अब न्याय कार्य के लिए रिक्त हो गई तथा प्राय जो अवगुण अपकालीन व्यवस्था से संबंधित होते हैं, जैसे कृषकों को तंग करना अथवा व्यवस्था के अंतिम दिनों में भूमि में फसलें कम उगाने की प्रवृत्ति ताकि कर निर्धारण कम हो इत्यादि इस व्यवस्था में नहीं थे। ये पूरा आंसर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसे लर्न कर लीजिएगा।